स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सब के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विराजमान हुए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान दिलाने वाले, राम से राष्ट्र को जोड़ने वाली संकल्पना को सार्थक करने वाले मां भारती के लाल, हम सब के लिए प्रार्थना करने वाले ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी का इस वीर भूमि में, ब्रह्मा जी की इस नगरी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से आग्रह करूंगी। भाजपा के कर्मठ सिपाही के नाते से माननीय मोदी जी ने आज स्थापना दिवस पर हमारे संस्थापकों के सामने पुष्प गुच्छ चढ़ाए हैं। मैं अब माननीय भजनलाल जी भाई साहब को आग्रह करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक पचरंगी साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। महिला शक्ति के रूप में इस मंच पर विराजमान हमारी उप मुख्यमंत्री दिया जी, मंजू जी, अलका जी को आग्रह करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। जिला प्रमुख जी और नगर निगम की चेयरमैन साहब को भी आग्रह करूंगी कि वे भी पधारें। मैं आग्रह करूंगी हमारे संगठन के क्लस्टर प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र जी गोठवाल जी से, ओम प्रकाश जी बड़ाना जी से, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको आग्रह करूंगी कि वे आए और आज भारतीय जनता पार्टी के इस स्थापना दिवस पर 45वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर 45 कमल के फूल का गुच्छा देकर के उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत, हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी जी और माननीय सभी विधायक गणों से कि वे बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी विधायक गण, सभी हमारे मंत्रीगण पधारें और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें।
थोड़ी सी व्यवस्था बना ले। अशोक जी थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ी सी व्यवस्था। मैं अब आग्रह करना चाहूंगी अपने स्थान पर विराजमान हो और हमारे अजमेर से लोकसभा के प्रत्याशी भाई भागीरथ चौधरी जी और ज्योति मिर्धा जी जो नागौर के प्रत्याशी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करें। अब मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को आग्रह करूंगी कि वे जनता जनार्दन को संबोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस अजमेर नागौर लोकसभा की इस विशाल सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी को पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी, अजमेर लोकसभा प्रत्याशी नागौर ज्योति मिर्धा जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री ओम प्रकाश जी भड़ाना, प्रसन्नचंद जी मेहता साहब, हमारे कैबिनेट में साथी सुरेश रावत जी, कन्हैयालाल चौधरी साहब, विजय सिंह जी चौधरी साहब, डॉक्टर मंजू माघवाड़ जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता लाखावत जी, सीआर चौधरी साहब एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण। मित्रों, मैं आज सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है और इस ब्रह्मा की नगरी में माननीय हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं निश्चित रूप से राजस्थान की इस भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, भाजपा ने इस देश के विकास और प्रगति के इतिहास में काम किया है। हमारी पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्र हित को अपना मूल मंत्र माना है और वे सबसे ऊपर राष्ट्र की सेवा करने का हमारा संकल्प है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक दल ने एक एक कार्यकर्ता में राष्ट्रीय हित की सेवा करने का संकल्प और शक्ति प्रदान की है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता को, एक एक हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता को जो सम्मान और मान दिलाने का काम किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पार्टी जिस जगह खड़ी है वो हमारे मनीषी, हमारे नेताओं के त्याग और तपस्या
का ये परिणाम है। जनसंघ की स्थापना और भाजपा के गठन से लेकर के अब तक दशकों में हमने क्या क्या झेला है वो आप सभी को पता है। हमारे जनसंघ के जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबसे पहले, क्योंकि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी और उन्होंने 23 जून 1953 को उनकी उस ध्येय को लेकर के कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने इस बात को लेकर के धारा 370 को हटाने के लिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी जो आवाज उठाई थी भारत माता की, जो आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उठाई थी, वो आवाज को इतने दिन बाद जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने वायदा किया था कि धारा 370 हटाएंगे, मैं आज आप देख रहे हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने थे उनको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह से हिमाचल में 1989 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संकल्प लिया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हुआ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 89 का सपना भी पूरा किया और 1951 की पार्टी का जो वादा था वो भी पूरा किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं 500 साल का जो संघर्ष था, 500 साल का जो संघर्ष था चंद मिनटों में समिट गया 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये साधु संतों का देश है, ये ब्रह्मा जी की नगरी है। संतों ने कहा था 3 दिन के उपवास के लिए, मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का उपवास किया था। 11 दिन का उपवास, 11 दिन का उपवास कठोर तप करके रामलला के प्राण की प्रतिष्ठा की थी। इतना ही नहीं, ये निरंतर तपस्या और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका उपवास करने का अभ्यास आपको नजर आता है कि 11 दिन तक उन्होंने उपवास किया था। मैं आज के इस मौके पर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस तपस्या की कोटि कोटि नमन करता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से तपस्या की है और आज पूरे देश को उनकी वो तपस्या और कार्यकर्ताओं के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के साथ साथ ही देश भर में हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक मंदिरों, जीर्णोद्धार कर
आध्यात्मिक उत्थान का काम भी कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब सनातन धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने का काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कर इसे इतना सुंदर बना दिया कि श्रद्धालुओं का मन प्रफुल्लित हो जाता है। मित्रों, प्रफुल्लित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने 2013 की भीषण आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम भी किया है। और हमारे चारों धाम हैं, हमारे जब बुजुर्ग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, चाहे हमारे चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों को सौगात देकर हमारे उन सभी जो पूर्वज हमारे जो जाते हैं, हमारे तीर्थ करने जाते हैं, उनका मार्ग भी प्रशस्त करने का काम किया है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाकाल लोक निर्माण करवाकर मंदिर को अलौकिक भव्यता प्रदान करने का काम किया है। मैं यहाँ इससे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की संस्कृति और विरासत दुनिया में नंबर 1 करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारे राजस्थान ने लगातार 2014 और 2025 में लगातार 25-25 सीट दिए। 2014 और 19 में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, 25 सीट तो अब की बार आप देंगे, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा होगा। कोई भी सीट ऐसी नहीं होगी जो 5 लाख वोटों से हम कम जीते हैं। मैं ऐसा आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार को 3 महीने आए हुए हैं, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी कि पूरी होने की गारंटी आपने देखा है। हमारी सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है, हम 45% गारंटियों को 3 महीने के अंदर हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं इतना ही आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समय का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस भारत देश की जनता जनार्दन के लिए है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बीच में पधार गए हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगी कि जनता जनार्दन आपको सुनने के लिए आतुर है। आप पधारें और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, अपना संबोधन प्रदान करें। राम राम सर। मैं सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में मेरी जहां भी नजर पड़ती है मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। माताएं बहनें, मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। जय पुष्कर राजरी, परम पिता ब्रह्मा जी री जय, जय श्रीमन नारायण, सावित्री माता री जय। अजमेर, नागौर, ये क्षेत्र वीर तेजाजी महाराज
और मीराबाई की आध्यात्मिक भूमि है। ये क्षेत्र राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की शौर्य भूमि है। मैं इस महान धरती से राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी।
आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर
भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? साथियों, गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मेरी माताएं बहनें, आपकी ये जो जागरूकता है ना, ये कांग्रेस को उसके पिछले अनेक दशकों के पाप का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गई है शक्ति। आजादी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी देश की करोड़ों बेटियों का जीवन कष्ट में बीता, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 19 अप्रैल और 26 अप्रैल कमल पे बटन दबाकर ये कांग्रेस को कड़ी सजा देने का समय आ गया है। आप सोचिए, शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक विधि के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, या तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, और दिन भर मेरी माताएं बहनें पीड़ा झेलती थी। क्या ये पीड़ा उनको महसूस नहीं हुई? मैं गरीब मां का बेटा हूं। इसलिए हर मां का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। करोड़ों गरीब परिवार की बहनों को
धुएं में खाना पकाना पड़ता था। और जब वो धुएं में खाना पकाती है ना, तो एक दिन में जानकार लोग कहते हैं एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं ये मेरी माताओं बहनों के फेफड़े में जाता था। क्या इन माताओं बहनों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पानी लाने के लिए दूर दूर तक चलकर जाना होता था। मैं गुजरात का हूं। राजस्थान और गुजरात में पानी का संकट हम सब ने भली भांति देखा है, और इसके सारा बोझ हमारी माताओं बहनों पर पड़ता था। सर पे बहुत बड़ा वजन उठा करके पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, गर्भ के समय हमारी माताओं बहनों को जो पोषक आहार चाहिए, ताकि गर्भ में जो बच्चा है वो तंदुरुस्ती के साथ उसका जन्म हो, उसकी भी परवाह नहीं की। आज आपका ये बेटा, आपके गर्भ में जो बच्चा है ना, उसकी भी चिंता करता है। करोड़ों बहनों के पास बैंक का खाता नहीं था। अगर कहीं से थोड़े बहुत पैसे बचा लिए तो या तो अनाज के डिब्बे में रखना पड़ता था। आज मोदी ने इन माताओं बहनों के बैंक में खाते खुलवा दिए। आप देखिए समाज की क्या स्थिति थी। अगर परिवार में खेत है तो पुरुष के नाम पर, घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर। हमारी माताओं बहनों के नाम कुछ नहीं होता था। और ये आपका बेटा मेरी माताएं बहनें, इस आपके बेटे ने तय किया कि पीएम आवास के जो मकान देंगे ना, वो महिलाओं के नाम पर होंगे। हमारी माताओं बहनों को रोजगार के अवसर नहीं थे। बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए दरवाजे बंद थे। साथियों, आपने 2014 में आपके इस बेटे को आशीर्वाद दिया। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। गरीब के इस बेटे ने देश की मातृशक्ति का जीवन आसान बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए, और हमारी माताएं बहनें कहती हैं ये शौचालय तो हमारा इज्जत घर है। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ गरीब परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति दी। गरीबों के जो 4 करोड़ घर बने, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम किए। 11 करोड़ परिवार की बहनों के घर पहली बार नल से जल पहुंचा है। गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए उनके खाते में सीधे 15,000 करोड़ रुपए भेजे हैं।
ताकि गर्भ में बच्चा तंदुरुस्त हो। हमने 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना ने बिना गारंटी का ऋण पाने वाली जो कुल लोग हैं उसमें से 70% ये मेरी माताएं बहनें उसकी लाभार्थी है। हमने पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। और मेरी माताएं बहनें, आप मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मेरा सपना है 3 करोड़ माताओं बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा राजस्थान वीर माताओं की भूमि है। यहां गोद में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए, मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है। ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं। मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। गर्भावस्था के दौरान जब उस बच्चे को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ही दिन में नौकरी पर चली जाती है, छोटे से नन्हे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था। ये दर्द भी आपका ये बेटा भली भांति समझता है। और इसलिए ऐसी बेटियां जो काम करती हैं, उनके लिए प्रसूति के बाद 26 हफ्ते की छुट्टी, यानी आधा साल 6 महीने की छुट्टी हमारी सरकार ने दी है। हमने पार्लियामेंट में 3 दशक से लटका हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से अब पार्लियामेंट में, असेंबली में, संसद में और विधानसभा में हमारी माताओं बहनों के लिए सीटों का आरक्षण पक्का कर दिया है। ऐसी तो अनगिनत योजनाएं, उसका परिणाम है कि आज भारत की नारी शक्ति के हौसले बुलंद है। और तभी मैं कहता हूं कि नीयत सही तो नतीजे सही। मुझे गर्व होता है, आज गांव की बेटियां ड्रोन उड़ा रही है। जो कभी साइकिल नहीं चला पाती थी, वो आज ड्रोन पायलट बन करके गांव में खेती में मदद कर रही है। आज खेल के मैदान में हमारी बेटियां कमाल कर रही है। आज इसरो के बड़े प्रोजेक्ट्स को हमारी महिलाएं हैंडल कर रही हैं। आज दुनिया में महिला पायलट्स का सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत में है, जो विमान उड़ाती है। साथियों, बीते 10 वर्ष में नारी कल्याण के लिए हमने जो किया है, ये सूची बहुत लंबी है। आपको भी लगता है, अरे मोदी जी इतना सारा कर दिया, ये भी किया, वो भी किया, इधर भी किया, इतना भी किया। मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों,
मेरे देश के भाइयों बहनों, ये जो किया है वो भले कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें अभी तो ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है, और इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। माताओं, बहनों, बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए देश की नारी शक्ति भी कह रही है, मोदी को जिताएंगे। हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। साथियों, मोदी आप सबके बीच से आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से उठ करके आया है। आज भाजपा का स्थापना दिन मनाया जा रहा है। मुझे कमल के फूल भेंट में दिए गए हैं, लेकिन एक जमाना था मैं भी आप ही की तरह बूथ पे काम करता था, लोगों के घर पे झंडा लगाने जाता था, दीवारों को चित्र पेंट करता था, कभी पोस्टर लगाने जाता था, कभी जिंदाबाद जिंदाबाद के जहां जुलूस निकालता था। आप ही के बीच से निकल करके आज मैं आपके यहां पहुंचा। साथियों, ये जो देश के बड़े बड़े नामदार कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं, वो नामदार है, शायद गाली देना उनका वो अधिकार मानते होंगे। ये कामदार ऐसा है जो हर गाली को पचा जाता है। साथियों, ये मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। साथियों, इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के कैसे कैसे खेल होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज बीजेपी की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देती है। अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। 10 वर्ष में हमने 30 लाख करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखिए, 10 साल में
30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो भी पैसा सरकार द्वारा भेजा जाता था तो बीच में ही लूट जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर 30 लाख करोड़ रुपया उनके पास होते तो क्या होता, मुझे बताइए। अब 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, तो वो कौन सा पंजा है जो बीच में से रुपये मार लेता है? भाइयों बहनों, हमने जांच कराई तो पता चला कि कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बनवा कर रखे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, पैदा ही नहीं हुए, लेकिन योजनाएं उनके नाम पर चढ़ जाती थी। यानी 10 करोड़ फर्जी नामों पर आपके हक का हजारों करोड़ रुपया सीधे कांग्रेस के बिचौलिए के पास जा रहा था। मोदी ने ये खेल बंद कर दिया। मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 300 करोड़ से ज्यादा नगद, आप कल्पना कर सकते हैं जी, 300 करोड़ रुपए नगद अलमारी में ढेर के ढेर पड़े थे और पकड़े गए। टीवी पर आपने देखा होगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये बैंक के पास नोट गिनने के जो मशीन होते हैं ना, मुझे कितनी बैंकों से लाया, लेकिन मशीन थक गए गिनते गिनते, मशीन बंद हो जाते थे, पैसे निकलते ही जा रहे थे। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और आप देखिए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रही है। ये कितना भी बोलते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। मुझे बताइए, मुझे लड़ाई जारी रखनी चाहिए कि नहीं? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है तो मैं लड़ता रहूंगा। और भाइयों बहनों, मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है। और इसलिए मैं कहता हूं, 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। साथियों, राजस्थान में आने वाली 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब आप देखिए, राम मंदिर बना,
आप लोग खुश है कि नहीं है? राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? आपके मन को शांति मिली कि नहीं मिली? अब मुझे बताइए, चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। साथियों, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 दिन मतदान के हैं राजस्थान में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर से हमारे साथी भागीरथ चौधरी जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, और नागौर में मेरी छोटी बहन ज्योति मिर्धा जी ने जिम्मेवारी संभाली है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा, और मुझे विश्वास है राजस्थान से इस बार भी 25 की 25 सीटें देना ये राजस्थान ने तय कर लिया है। लेकिन इसके लिए हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमारी पूरी शक्ति पोलिंग बूथ जीतने में लगनी चाहिए। गर्मी कितनी ही तेज क्यों न हो, सुबह सुबह मतदान हो जाना चाहिए। तो मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे? मतदाताओं का आज जितना मैंने भाषण किया वो बताओगे? हर माताओं बहनों को बताओगे? पक्का बताओगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे? मेरा काम है, ज्योति जी का भी नहीं है, भागीरथ जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करो। करोगे? करोगे? पक्का करोगे? आप घर घर जाना और सबको कहना कि अपने मोदी जी पुष्कर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित और सशक्त भारत के लिए सतत कर्म करने वाले ऐसे कर्मयोगी नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश को विश्वास है। मैं मोदी जी की गारंटी अब विश्वसनीयता का ही दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राष्ट्र पुरुष का अभिनंदन करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पुष्कर से विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई सुरेश जी रावत को विवाह और धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत
बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधारे, आप सब पधारे, आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।